हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरी यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके पहले आप लोगों ने दो मेन लेक्चर को मैंने देखा था, आप लोगों ने देखा होगा। पहला लेक्चर था आपका नेचर ऑफ मैटर और यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। उसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको एमसीक्यू कराया। दूसरा टॉपिक था आपका सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन एंड कैलकुलेशंस। वो मैंने लेक्चर 2 में आपको सभी क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको प्रैक्टिस थ्योरी के साथ आपको एमसीक्यू कराया। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ये टॉपिक को भी आज थ्योरी के साथ इसके एमसीक्यू जो कि मैं आपको डीपीपी के माध्यम से देता हूँ उससे मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा आपको पूरा देखना है और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके पहले तक जो भी आप लोगों ने जो 2 पार्ट आप लोगों ने देखा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, वो पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि एक तो जनरल पार्ट था जो आपने नेचर ऑफ मैटर और आपने यूनिट्स फॉर मेजरमेंट किया, वो जनरल पार्ट था। उतना आप एक फिजिक्स में भी कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो आपने जो सेकंड पार्ट देखा वो था कैलकुलेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी कैलकुलेशंस और सिग्निफिकेंट फिगर ये आपको फिजिक्स में भी मिलते हैं। एक्चुअल केमिस्ट्री जो पार्ट होता है ना, जो आपका एक्चुअल केमिस्ट्री है वो यहीं से शुरू होता है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। और क्वेश्चंस इससे बहुत बनते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास नहीं समझते हैं तो उनको इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको ये पार्ट को क्लियर करना ही करना है। साथ साथ इसमें 10 एमसीक्यूज डीपीपी 2, इसलिए आप देख रहे होंगे डीपीपी 2 भी प्रैक्टिस कराया जाएगा और उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको पिछले लेक्चर में आपको मिल गया, ये आपका पार्ट 2 है डीपीपी 2 का पार्ट 2। मतलब इसमें आपके 10 एमसीक्यूज भी हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में कुछ जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं, उनको आपको समझना है। फिर उसके बाद आपको एवरेज बताया जाएगा, फिर आपको मॉलिक्यूलर बताया जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक मास मतलब हम लोग क्या जानते हैं। अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने एटॉमिक मास हिंदी में से परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है या परमाणु भार भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि केमिस्ट्री में मास और वेट को आप लोग सेम ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है एटॉमिक मास का कंपैरिजन। ठीक है, एटॉमिक मास को हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे किसी एक एलिमेंट का अगर हमको एटॉमिक मास पता हो तो उसके तुलना में दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास को पता करना, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव वर्ड जहां भी आ जाता है कंपैरिजन आता है। आप लोग भी देखते होंगे आपके जनरल लाइफ में, आपके रिलेटिव जब आपसे मिलते हैं तो कंपैरिजन करते हैं ना, कि आपके रिलेटिव मिलते हैं तो अच्छा आप यहां तक, हम तो यहां तक, अच्छा तुमने ये इतना नंबर लाया, मेरा लड़का तो इतना नंबर लाया। ऐसे रिलेटिव्स को सुनते हुए होंगे। खैर मैं ये मजाक कर रहा हूं, लेकिन फिर भी रिलेटिव का मतलब यहां भी वही होता है, कंपैरिजन। किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास को पता करके बाकी सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास को कंपेयर करना, बताना, उसे ही कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। इस जनरलाइज्ड में आप जान लीजिए। देखिए आपके एग्जाम में थ्योरीज बहुत काम नहीं करेंगे, आपका एग्जाम एमसीक्यू मोड पे होता है। मैं स्पेशली झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। हालांकि सीबीएसई स्टूडेंट्स को थ्योरी भी पूछे जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं ही आते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर ही होते हैं जहां आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा जाता है। थ्योरी सब्जेक्टिव जो स्टूडेंट्स के एग्जाम सब्जेक्टिव मोड पे होते हैं, उनके एग्जामिनेशन में भी एमसीक्यूज जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। न्यूमेरिकल्स होंगे, ऑप्शंस नहीं होंगे। बस ऑप्शंस हो जाएंगे तो एमसीक्यू बन गया, ऑप्शंस हटा दीजिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया। क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं जिस तरह के मैंने आपको क्वेश्चंस कराता हूं मैं डीपीपी में, बस अंतर ये होता है कि वहां ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास का जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक मास को पता करके दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास को कंपेयर करना, ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। देखिए मैं आपको पूरा लेक्चर जो मैं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूं उतना तो नहीं बता रहा, लेकिन 90% चीज आपको क्लियर हो जाएगा। जितना मैं आपको बता रहा हूं लगभग उतना बता दिया जाएगा, और इतना करने के बाद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब रिलेटिव एटॉमिक मास में सबसे पहले इसमें यहां पर टॉपिक में लिखा गया है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सवाल ऐसा क्यों? सबसे पहले एलिमेंट्स, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया गया था वो था आपका हाइड्रोजन, और इसका वैल्यू था 1.6735 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये था एटॉमिक मास हाइड्रोजन का। अब आप देख रहे होंगे ये बहुत कम है। अब हो भी क्यों ना, हाइड्रोजन एलिमेंट कोई भी जो एटम होता है वो बहुत छोटा होता है, जो हम लोग खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं। अब बोलेंगे खुले आंखों से नहीं सर, तो क्या बंद आंखों से देखेंगे? नहीं, है ना। उसके को देखने के लिए हमें चाहिए होता है माइक्रोस्कोप, वो भी
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तब जाकर के आप किसी एटम का मतलब एटम को देख पाएंगे। वो भी सिंगल एटम आपको नहीं दिखा देता है, बहुत सारे एटम्स जो होते हैं अगर आप किसी एलिमेंट का एटम को देखने का प्रयास करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.6735 इंटू 10⁻24 ग्राम, बहुत कम है। ये शुरुआत में इसी एलिमेंट का एटॉमिक मास को देखा गया था, पता कैलकुलेट किया गया था। अब हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के तुलना में दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास को देखा गया, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका मास है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब एक कोई नया एलिमेंट आया, अब वो नया एलिमेंट हाइड्रोजन से कितना भारी है ना, ये कैलकुलेट किया गया। अगर ये हाइड्रोजन से डबल हो गया, ये डबल है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जितना भी होगा, अगर वो नया एलिमेंट हाइड्रोजन का नया एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन से डबल है ना, तो इसको डबल कर देंगे, इस एटॉमिक मास को डबल कर देंगे, उसी को कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इतना है। आपको कभी कोई एमसीक्यू में पूछ दिया जाए व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप इतना वैल्यू लिख दीजिएगा। ठीक है, ये एमस्टिक लगा दीजिएगा, हो गया। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, हाइड्रोजन के एटम का हाइड्रोजन को जो एटॉमिक मास है इसे ही स्टैंडर्ड यूनिट माना गया, कि इसे ही माना गया पैमाना, कि देखो ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है। अब हम जो भी नया एलिमेंट का डिस्कवरी करेंगे उसका एटॉमिक मास अगर हमको पता करना होगा तो सिर्फ ये देखेंगे कि ये हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। अगर वो डबल 2 गुना हुआ तो इसका एटॉमिक मास को डबल कर देंगे, अगर वो 16 गुना हुआ तो इसका एटॉमिक मास को 16 गुना कर देंगे। तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया था शुरुआत में, बाद में हालांकि ऑक्सीजन को माना गया, उसके बाद आपको कार्बन को भी स्टैंडर्ड माना गया। शुरुआत में हाइड्रोजन को ही स्टैंडर्ड यूनिट माना गया था। ठीक है, उसके बाद द एटॉमिक मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। अब यहां पर आता है AMU। AMU यहां पर एक टर्म आता है आपका AMU, है ना सर, ये AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है इसको, है ना, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था दैट इज 1.6735 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये वैल्यू को बार बार लिखना, बार बार याद रखना मतलब एक डिफिकल्ट काम लग रहा था। तो इसी को साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि इसे ही हम लोग एक AMU बोलना शुरू कर देंगे, और पूरा नाम था इसका एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड यूनिट था, हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड मान था उसको माना गया 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, उसी को एक AMU कहा गया था, यही एक AMU होगा। ठीक है, अब सुनिए एक बात और ध्यान से देखिएगा। अब यहां बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया, एटॉमिक मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन आइसोटोप। मैंने आपको थोड़ा देर पहले कहा सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था, उसके बाद ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना गया, बाद में कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया। तो जब कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया तो कहा गया कि कार्बन का जो मास होगा, है ना, कार्बन 12 का जो मास होगा उसका 1/12 पार्ट। अब 1/12 क्यों हुआ? क्योंकि सुनिए, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, जिसे आप एक AMU कह रहे हैं, है ना, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास था 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। कार्बन का जब रिलेटिव एटॉमिक मास देखा गया था शुरुआत में, तो ये पाया गया कि वो हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है। कितना गुना भारी? 12 टाइम्स। तो इसीलिए जब 12 टाइम्स हो गया तो जो भी एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होगा उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, मैं जान रहा हूं आपके लिए थोड़ा सा चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कार्बन का जो एटॉमिक मास था वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास का 12 गुना था। तो जो भी कार्बन का एटॉमिक मास होगा वो हाइड्रोजन का कितना गुना होगा? 12 गुना होगा। तो इसी कहा गया कि कार्बन का जो 1/12 मास होगा, अरे कार्बन का जो 1/12 मास जो होगा वो तो हाइड्रोजन का ही ना मास होगा। जब वो 12 गुना भारी है कार्बन, तो 1/12 तो हाइड्रोजन ही ना हुआ, और उसी को तो एक AMU कह रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम को ही हम लोग एक AMU कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास से अगर कंपेयर कीजिएगा तो 1/12 बोलना पड़ेगा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोलना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन से कंपेयर कीजिएगा तो इसी को हम लोग एक AMU कहते हैं। बस दिमाग में इतना ही रखिए, इससे ज्यादा आपको दिक्कत नहीं है। कार्बन बोलिएगा तो 1/12 बोलना होगा, ऑक्सीजन बोलिएगा तो 1/16 बोलना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बोलिएगा तो सीधा यही है आपका एक AMU। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट विथ एटॉमिक मास 1 AMU। हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक मास 1 AMU होता है। मैंने कहा ना आपको 1 AMU होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ये हो गया 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, है ना। इसका वैल्यू लगभग हाइड्रोजन का एटॉमिक मास के ही बराबर होता है। देखिए पूरा एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही है आपका। ठीक है,
एट प्रेजेंट AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय U। अब सुनिए, पहले तो AMU ही बोला जाता था, लेकिन एक AMU को अब रिप्लेस करके केवल U लिखा जाता है और U को कहा जाता है यूनिफाइड मास। U को क्या कहा जाता है? यूनिफाइड मास। जैसे आप देखे होंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखा जाता है 1U, कार्बन का एटॉमिक मास को लिखा था 12U, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास को लिखा था 14U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को लिखा था U। तो ये अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये U क्या है, तो U को बोला जाता है यूनिफाइड मास, और इसके जगह पर आप एक AMU है ना, AMU ये भी यूज कर सकते हैं। AMU बोलिए चाहे U बोलिए। और एक AMU बराबर कितना ग्राम होता है? तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है ना। जैसे आपको मैं इसमें एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है ना, तो अक्सर लोग याद कर लेते हैं 12, है ना, बोल देते हैं 12 है। तो आपको 12 पता होगा, 12 कार्बन का एटॉमिक मास है, लेकिन यूनिट क्या होता है? U, या इसी को हम लोग लिखते हैं 12 AMU। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का एटॉमिक मास ग्राम में बोलो, तो एक AMU बराबर आपने देखा कि 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो अगर आपसे कोई कार्बन का एटॉमिक मास ग्राम में जानने का कोशिश कर रहा है, तो इस U या AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 12 गुना 1.66 गुने 10⁻24 ग्राम हो जाएगा कार्बन का एटॉमिक मास। अगर कोई बोलेगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बोलो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U। U को हटाइएगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ध्यान रखिएगा, ये U हटेगा तो इतना से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो वही है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स इन एम। अच्छा, इसमें मैं अब इसमें इस चीज में मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं 1 to 20 तक एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास आपके सामने लिख रहा हूं, और ये चीज आपको याद करना है। इस पूरे पार्ट से अगर आपसे कुछ चीज क्या क्या पूछ सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं इस पूरे पार्ट से आपको क्या क्या पूछ सकता है। तो पहला आपसे पूछ सकता है क्या कि एक AMU का पूरा नाम, ये पूछ सकता है। एटॉमिक मास यूनिट U को क्या बोलते हैं? तो यूनिफाइड मास, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस पूरे पार्ट से क्या क्या पूछ सकता है। एक AMU बराबर कितना ग्राम होता है, ये चीज आपसे पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। और एक चीज पूछ सकता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, जो कि एक AMU के ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। ये वाला पार्ट से इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में भी मैं आपको बताया करता हूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास आपको 1 से लेके 20 तक, कहां से कहां तक? 1 से लेके 20 तक परमाणु जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इनका रिलेटिव एटॉमिक मास याद करना ही होगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप देख रहे होंगे, अगर जो लोग ऑफलाइन सेंटर में मेरे पढ़ रहे हैं उनको देख रहे होंगे कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है इस चैप्टर में जहां पे आपको एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास का जरूरत नहीं पड़ता हो। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग फिर से देख लीजिएगा कौन कौन एलिमेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हो गया। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैं दूर दूर करके लिख रहा हूं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। उसके बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये एटॉमिक मास का क्रम है। आपको पता होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 2 3 4 5, ये एटॉमिक नंबर है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया आपका 16 17 18 19 20, ये एटॉमिक नंबर हो गया। बगल में सबका एटॉमिक मास मैं लिख दे रहा हूं, अप्रॉक्स है, ध्यान रखिएगा, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। हम लोग इसको है ना अप्रॉक्स करके लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास को हम लोग 1 ले रहे हैं, है ना, 1 एक्यूरेट नहीं होता है, 1.000 समथिंग 78 करके होता है, तो आप इसको सिर्फ 1 लेके काम चला लेते हैं। उसी तरह से हीलियम का एटॉमिक मास जो होता है, ये हाइड्रोजन का हम लोगों ने 1 लिया, ठीक है, हाइड्रोजन 1। हीलियम का एटॉमिक मास आप 4 लीजिएगा, लिथियम का आप 7 लीजिएगा, बेरिलियम का आप 9 लीजिएगा, बोरोन का 11, कार्बन का 12, है ना, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। और सब का यूनिट क्या होता है? ऑल आर इन यू, सभी किसमें हैं? यू में है, या फिर इसी को बोलेंगे एक AMU, सब यू AMU में है। अगर आपसे कोई बोलेगा एल्युमिनियम का एटॉमिक मास, तो आप क्या बोलेगा? 27 नहीं, 27U या फिर 27 AMU। और एक AMU बराबर कितना ग्राम? तो एक AMU बराबर इतना ग्राम। अगर आपसे बोलेगा कोई कैल्शियम का एटॉमिक मास ग्राम में बताओ, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास U में कितना होता है? 40U। अब ग्राम में बदलना है तो इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 40 को इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई बोलेगा पोटेशियम का एटॉमिक मास ग्राम में बताओ,
39 को इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई बोलेगा क्लोरीन का एटॉमिक मास ग्राम में बताओ, तो 35.5 यू होता है और यू हटेगा तो इतना से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? तो ग्राम में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इतना से मल्टीप्लाई करना होगा, और यू में तो आपको यह लिखा हुआ है, आपको ये याद करना ही होगा। ऐसे ही करके याद कीजिएगा। 5-5 का आप पेयर बनाइए, 5-5 का आप जोड़ा बनाइए इस तरह से, और सबको याद करते जाइएगा। एटॉमिक मास आपको याद करना होगा एनी हाउ, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, इसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया, कहां से आया, क्यों आया? देखिए हुआ क्या था कि प्रकृति में आपको पता होगा कि कोई भी तत्व जो होता है वो एक रूप में नहीं पाया जाता है, उनके कई सारे रूप होते हैं। रूप का मतलब जैसे आपके पास, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं फिर बाद में मिटा देता हूं, जैसे आपके पास कार्बन है ना, तो कार्बन का ही प्रकृति में दो रूप है। एक है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास होता है 12। अभी आपने देखा एटॉमिक मास 12 होता है कार्बन का, लेकिन प्रकृति में सिर्फ 6-12 ही नहीं होता है। कार्बन का एक ऐसा रूप भी है जिसका एटॉमिक मास 12 नहीं, कितना होता है? 14, है ना। अब हम लोग एक बात बताइए, जब हम लोग कार्बन का एटॉमिक मास अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा? 12 बोलिएगा या 14 बोलिएगा? अब कुछ लोग बोलेंगे हम लोग 12 बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे 14 बोलेंगे, ये आप पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब सवाल है कि हम लोग 12 बोलें कि 14 बोलें। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि इसका एवरेज निकालिए। अब आप बोल रहे होंगे सर एवरेज तो हम लोग जानते हैं निकालने सर, दोनों को जोड़ देंगे 12 + 14 और 2 से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मली हम लोग एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, औसत ऐसे निकालते हैं, लेकिन यहां पर आप एवरेज ऐसे नहीं निकाल सकते। एवरेज अगर आप ऐसे निकालते, कब निकाल सकते थे? जब प्रकृति में दोनों बराबर अमाउंट में होता, अर्थात कार्बन 12 भी 50% होता और कार्बन 14 भी 50% होता। दोनों अगर 50-50% होता प्रकृति में, नेचर में, तो आप डायरेक्ट दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन 12 प्रकृति में कुछ अलग मात्रा में है और कार्बन 14 प्रकृति में कुछ अलग मात्रा में है। मतलब अगर आपके पास 100% है कार्बन, तो उसमें हो सकता है 70% कार्बन 12 हो और 14% कार्बन 14 हो, है ना, सॉरी 30% कार्बन 14 हो। अगर ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृति में 100% अगर आपके पास कार्बन है तो 90% कार्बन 12 हो और 10% आपका कार्बन 14 हो। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमको ये सिर्फ ये नहीं करना है कि एवरेज निकालने के लिए दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, नहीं, एवरेज ऐसे नहीं करना है आपको। एवरेज निकालने के लिए आपको इसका पता करना पड़ेगा कि इसका रेशियो कितना है, प्रकृति में इसका परसेंटेज कितना है, प्रकृति में इसकी प्रचुरता कितनी है। प्रचुरता को ही इंग्लिश में कहा जाता है एबंडेंस। क्या बोला जाता है? एबंडेंस। मतलब अगर आपके पास 100% कार्बन है तो उसमें इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज कितना है, ये आपको पता चला तब आप एवरेज निकाल पाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकालने जानते हैं सर, अब ये करिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो एवरेज यही हुआ आपका। एवरेज हम लोग जब भी निकालते हैं तो आपको परसेंटेज भी पता होना चाहिए कि प्रकृति में वो तत्व कितने परसेंटेज पाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको जैसे यहां पर एवरेज, ये मैंने एवरेज के बारे में क्या लिखा है, मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन मोर देन वन आइसोटोप। यहां पर एक टर्म आया आइसोटोप। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आइसोटोप क्या होता है? सर हिंदी में इसे कहा जाता है समस्थानिक। जो मैंने अभी लिखा 6-12 और 6-14, है ना, इसे ही आइसोटोप कहा जाता है। जब एक ही तत्व के अलग अलग रूप रहे, है ना, हमारे क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन के ही अलग अलग रूप हैं, एक कार्बन 12 भी है और एक कार्बन 14 भी है, तो इन्हीं दोनों को आपस में कहा जाता है आइसोटोप, हिंदी में कहा जाता है समस्थानिक। विशेष तौर पर आप चैप्टर नंबर 2 जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आइसोटोप क्या होता है। अभी फिलहाल इतने जान लीजिए कि एक ही तत्व का जब अलग अलग रूप होता है, जिसका ये 12 एटॉमिक मास अलग है, ये 14 एटॉमिक मास अलग है, तो इन्हें एक दूसरे का क्या कहा जाता है? आइसोटोप। हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। क्लास 9 या 10 में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है कि कोई भी तत्व एग्जिस्ट मतलब पाया जाता है मोर देन वन आइसोटोप, एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में। व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट, जब हम लोग लेते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटोप एंड देयर रिलेटिव एबंडेंस, जब इनके एटॉमिक मास को इनकी प्रचुरता के साथ दोनों को कंबाइन करते हैं, जब लेते हैं, है ना, परसेंटेज अकरेंस कितना प्रतिशत पाया जाता है, देन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड, मतलब यह निकाला जा सकता है। तो यह कह रहा है ये कि एवरेज एटॉमिक मास को निकाला कैसे जा सकता है? जब उस एलिमेंट का मास को और उसकी प्रचुरता को अगर आपको दोनों पता हो तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो आप बोल रहे होंगे सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप तो ये बता ही नहीं रहे हैं कि एवरेज निकलता कैसे है। तो देखिए, एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है, और वो फॉर्मूला आपको बस याद हो जाना चाहिए बस। और वो फॉर्मूला बहुत ईजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है। जब भी आपको निकालना हो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। इस पर आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है A × M + B × N /
m प्लस n। एनसीईआरटी में इस पर 2-3 क्वेश्चंस भी हैं, ये है। अब बोलेंगे सर ये सब क्या लिख दिए ABCDEMN, है ना? तो सुनिए, A और B हो गया एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, ऑफ क्या? आइसोटोप्स। जो आइसोटोप आप यूज कर रहे हैं उनके एटॉमिक मास इतने ही हैं। और m और n क्या है? m और n को हम लोग बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, एबंडेंस, प्रचुरता, या इसको बोल सकते हैं परसेंटेज अकरेंस, प्रतिशत उपलब्धता। हिंदी में पढ़ते हैं अकरेंस को उपलब्धता, प्रकृति में कितना उपलब्ध है, ये हो गया। अगर आपके पास 3 एलिमेंट हो तो आप A गुना M, B गुना N और एक और ले लीजिए C गुना Q ले लीजिए, है ना? नहीं समझे? यहां पर तो अगर आपके पास 2 आइसोटोप है तो एक A ले लिए, एक B ले लिए, इसका प्रतिशत गुना कर दिए और दोनों को नीचे जोड़ दिए। अगर आपके पास 3 एलिमेंट हो तब क्या करिएगा? A गुना M प्लस B गुना N प्लस C गुना कुछ भी ले लीजिए और नीचे कर दीजिएगा C गुना Q कर दिए। मान लीजिए A गुना M, B गुना N प्लस C गुना Q और नीचे लिखा जाएगा M प्लस N प्लस Q। जब एक से अधिक रहेगा तो ऐसे ही कर, 2 से अधिक रहेगा तो ऐसे ही करिएगा। मोस्टली 2 ही रहता है। जब ये हो गया आपका फॉर्मूला, अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। और इस पर 2 DPP में मैंने क्वेश्चन भी डाला है। जैसे नेचुरली क्लोरीन के बात किया है कि क्लोरीन जो है नेचुरली क्लोरीन कंटेन्स क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप क्लोरीन 35। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। ठीक है, इसका परसेंटेज आपको दिया है 75.5% और इसका परसेंटेज आपको दिया है कितना? 24.5%। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। कितना आसान है, आपको केवल A, B, M, N 4 चीज पता होना चाहिए और आपको पता है। A आपको पता चल गया, A मतलब पहला वाला का एटॉमिक मास कितना? 35। B आपको पता है, दूसरे वाला का एटॉमिक मास कितना है? 37, है ना? पहला वाला का आपको परसेंटेज पता है, M पता है कितना? 75.5%। और दूसरा वाला का भी आपको परसेंटेज पता है कितना? 24.5%। दैट्स इट। अब आपको केवल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A गुना M प्लस B गुना N बाई M प्लस N। अब केवल पुट कीजिए वैल्यू। A कितना हो गया? 35 गुना 75.5 प्लस B कितना? 37 गुना N कितना? 24.5 बाई, दोनों को नीचे जोड़िएगा तो 100 ही आएगा, है ना? क्योंकि दोनों परसेंटेज है। अब इसको कैलकुलेट मैंने किया है ना? मैं कैलकुलेशन में समय बर्बाद नहीं करके आपका वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने कैलकुलेशन किया था पहले। ये आएगा आपका 2642.5 प्लस ये आएगा 906.5 बाई कितना? 100। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा दोनों को जोड़ के तो मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं और वो फाइनल आंसर है 35.49 और इसी को हम लोग 35.5 लेते हैं। 35.5 क्या? U लेते हैं। और आप देखिए क्लोरीन का एटॉमिक मास मैंने यहां लिया भी है कितना, देखिए 35.5, है ना? और यहां पे आपका वही आया, कितना आया? 35.5, या फिर आप इसको 35.49 एक्यूरेट आता है। ये हो गया। देखिए क्या आपको रिलेट एवरेज एटॉमिक मास समझ में आया? ये क्वेश्चन से मुझे लगता है आपको ज्यादा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया आपका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो रिलेटिव हो गया, एवरेज भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। हिंदी में बोला जाता है आणविक द्रव्यमान। आणविक क्या होता है? अणु किसे कहते हैं? एटम किसे? एटम मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे H अकेला है तो ये क्या कहलाएगा? एटम। ठीक है, अब एक H और आप लेके आ गए, ये भी हो गया एटम। अब दोनों को जोड़ दिए, मान लीजिए बन गया H2, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसको क्या कहा जाएगा? बोलिए। मॉलिक्यूल। हिंदी में कहा जाता है इसे अणु और इसे हिंदी में कहा जाता है परमाणु। परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है? अणु बनता है। ठीक है, अब ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ H और Cl जोड़ दीजिए, HCl बन जाएगा, वो भी एक मॉलिक्यूल है। H और H मिलके H2 बन गया, ये भी एक मॉलिक्यूल है। तो इसका जो मास होगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। इसका जो मास होगा उसको बोलेंगे एटॉमिक मास और इसका जो मास होगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, है ना? और वो निकलता कैसे है? तो बहुत सिंपल है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे मॉलिक्यूलर मास बताओ किसी भी तत्व का, एग्जांपल में सीधा एग्जांपल पर ही आता हूं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दिया H2 का ही मॉलिक्यूलर मास बताओ, है ना? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, H2 का ही आपसे कोई पूछ दिया क्या? मॉलिक्यूलर मास। कितना सिंपल है देखिए। तो क्या करिएगा? 2 गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैंने यहां लिखा, इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, ये वाला चीज। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? बोलिए 1। तो आप उसको बस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? बोलिए, है ना? 2 गुना 1 बराबर 2U। ठीक है, ये हो गया। बहुत सिंपल है। अब कोई पूछेगा आपसे H2O का मॉलिक्यूलर मास बोलिए, है ना? डायरेक्ट में इक्वल कर देता हूं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 × 1 +
ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था 16। आपको याद होगा नहीं तो आप देख लीजिएगा, वहां लिखा हुआ मैंने। तो कितना हो गया आपका 18U हो गया। आ गया समझ में? तो ये क्या देख रहे हैं आप कि आपका मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है तो आपको केवल एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ठीक है। और कोई बड़े मॉलिक्यूल को मैं ले लेता हूं, जैसे H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 × 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? देखिए 32, यहाँ लिखा हुआ होगा, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सल्फर का कितना होता है? 32, ठीक है। तो सल्फर का हो गया आपका 32, ठीक है। तो आप यहाँ कर लीजिए, तो 32 प्लस 4 × 4, क्यों? क्योंकि ये 4 गो है। ऑक्सीजन का कितना 16, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 98U आएगा, ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा था। एक बात बताइए, मॉलिक्यूलर मास अब निकाल कैसे रहे हैं? तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को केवल जोड़ दे रहे हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को आप जोड़ दे रहे हैं। तो वही डेफिनेशन है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम मतलब क्या? जोड़ ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं के एटॉमिक मास का जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट या फिर यू, इसको भी यू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आप कोई और भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ले लेते हैं C12H22O11। आप लोग जानते हैं इसे सुगर कहा जाता है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कार्बन है कितना 12 और मास भी इसका कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन है कितना 22 और मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन है कितना 11 और मास कितना होता है 16। सबको आप जोड़िएगा तो 342 आएगा। ये हो गया 342, ठीक है। अब सुनिए, कई लोग ना ब्रैकेट वाला नहीं निकाल पाते हैं। जैसे अगर आपके एग्जाम में आ गया CaOH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो ब्रैकेट को ब्रैकेट में रहने दीजिए और नहीं तो शुरू से ही ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। तो शुरू से ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो Ca हो गया, OH दोनों 2 गो है तो O भी 2 गो हो गया और H भी 2 गो हो गया। निकाल लीजिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 × 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, 2 × 1 है ना। तो हो गया आपका 40 प्लस 32 प्लस 2 है ना, 2 2 4 4 3 7 74U हो गया, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप आराम से मॉलिक्यूलर मास को निकाल लीजिएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एटॉमिक मास को केवल जोड़ देना है, ठीक है। अब सुनिए, मैं यहां पर एक और बड़ा एग्जांपल थोड़ा सा ले लेता हूं, ठीक है। जैसे अगर आपके कभी कभी ऐसे भी डॉट वाला आ जाता है, ठीक है। डॉट वाला मतलब जैसे देखिए, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि Na2CO3.10H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। अब बहुत लोग डॉट में गलती कर देते हैं, इसको कैसे निकालिएगा देखिए, है ना। सोडियम का 23 होता है तो 2 × 23 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। ये मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे याद है, आपको भी ऐसे ही याद करना पड़ेगा तभी आप लिख पाइएगा, ठीक है। आपको कोई एग्जाम में बता नहीं देगा एटॉमिक मास इसका कितना होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 3 × 16। अब यहां पर ये तो इसका निकल गया। अब बहुत लोग क्या कहते हैं कि सर ये डॉट का मतलब तो मैथ में मल्टीप्लाई पढ़ते हैं ना, यहां पर डॉट का मतलब प्लस, इसको जोड़ना पड़ेगा किससे? इस पूरे वाले से, इससे आपको जोड़ना पड़ेगा, ये 10 × H2O से। तो इसको आप इधर नहीं लिख पाएंगे, जगह नहीं है, ठीक है। आप इसको इधर नीचे लिख देते हैं हम लोग, ठीक। देखिए, डॉट का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, इस हिसाब से तो यहां भी डॉट था, यहां भी डॉट था, लेकिन आप यहां मल्टीप्लाई किए थे क्या? आप तो यहां ऐड किए थे, तो यहां भी आपको ऐड करना होगा क्या? 10 टाइम्स मतलब 10 गुना किसको? H2O को। H2O में H का मास कितना होता है 1, तो 2 × 1 प्लस 16 है ना। अब इसको निकालिए, 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 10 × 18, ये होगा आपका। H2O का 18 होता है, 10 से गुना कर दीजिए। 10 काहे किए गुना? क्योंकि 10 गुना है। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 10 6 16 है ना, 8 2 10 और 6 16 है ना। एक ऊपर 4 1 5 1 6 6 4 10, 106 प्लस 180, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 8 हो गया, 286U आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका 286U, 6 8 हाँ 286, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। दैट्स इट। इस पूरे वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही थ्योरी था। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और देखिए कितने ईयर्स में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। इस टॉपिक से झारखंड बोर्ड में क्वेश्चंस आता है, बहुत ज्यादा आता है और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। एनसीईआरटी में भी इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? क्या बेहतरीन इजी क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 × 16 यानी कि 32 प्लस 32 यानी कि 64U, 64U इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 का बी, ठीक है। 11 से क्यों चालू हुआ सर?
बाकी 10 कहाँ गया? अरे इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने 10 क्वेश्चंस किया था और वो टॉपिक था आपका सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन एंड कैलकुलेशन, ठीक है? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 ले लीजिए। झारखंड बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन। CH4 का मॉलिक्यूलर मास पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का 12 होता है, 4 गुना 1 जोड़ दीजिए 12 और 4 16U। इस क्वेश्चन का आंसर 16U यानी कि 12 का A। कितना इजी क्वेश्चन है। 13वां, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 लीजिए 2020 में, कभी 22 में 20 में कभी भी नहीं छोड़ा है, लगभग हर साल पूछा है। मॉलिक्यूलर मास CO2 का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 CO2 का पूछ दिया। CO2 ऐसे बहुतों को याद हो जाता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 गुना 16 है ना, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया बोलिए 44U। कितना इजी क्वेश्चन, 44U 13 का A, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर पर। 14 नंबर क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एकदम चीनी के जैसा है ना। 6 गुना कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस 12 गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, 6 गुना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 है ना। 72 प्लस 12 प्लस 96 है ना। 6 2 8 2 10, बाकी हाथ 1 9 1 10 1 11 7 18, 180U आएगा इसका आंसर, 180U यानी कि बी। अब देखिए देखते ही देखते आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कितने आसान क्वेश्चंस थे ये सब में। आपको क्या निकालना है, केवल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, ये दोनों कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 15वां नंबर क्वेश्चन फिर से आपको एवरेज निकालना है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया था आपको। क्या होगा देखिए, आपको दिया है 2 एलिमेंट दिया है, नाइट्रोजन का बात है यहां पर। किसका बात है, नाइट्रोजन का। तो एक है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको दिया है ये वाला, ये लीजिएगा। ऐसे ये भी ले सकते हैं लेकिन एक्यूरेट आंसर आपको चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं डिजिट्स कितना मिलता जुलता है, तो आप ये वाला लीजिएगा। तो पहला वाला जो नाइट्रोजन है ना, आप सीधे में ABMN 4 चीज का वैल्यू आपको लिखना है ना। तो मैं ABMN का वैल्यू लिख देता हूं। तो देखिए A का वैल्यू कितना हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, तो A हो गया आपका कितना 14.0031, ये हो गया आपका A। B कितना हो गया देखिए, तो B हो गया आपका 15.0001, ये हो गया। M कितना हो गया परसेंटेज पहला वाला का 99.69%, और N कितना हो गया आपका N हो गया आपका 0.39%। बस यही तो चाहिए आपको 4 चीज, ABMN खत्म। अब आप निकाल लीजिए एवरेज। क्या फॉर्मूला होता है, A गुना M प्लस B गुना N बाई M प्लस N। अब इसका कैलकुलेशन लंबा है इसलिए मैं इसका भी कैलकुलेशन करके आया हूं और मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। पहले पुट कर देते हैं सिर्फ, क्या हो जाएगा 14.0031 इंटू M का वैल्यू 99.69 प्लस B का वैल्यू 15.0001 इंटू N का वैल्यू 0.39। अब आप इसको टोटल को डिवाइड कीजिएगा तो ये तो 100 ही आएगा नीचे। अब मैं बता देता हूं कि इसका पूरा एवरेज कितना आता है, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन किया हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्या आता है। इसका आता है आपका टोटल जोड़ जाड़ कीजिएगा तो आएगा आपका 14.01U आएगा, है ना, 14.01। अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देख रहे हैं ये तो नहीं होगा, लेकिन अब ये देखिए 14 सिर्फ 14 है, सिर्फ 14 तो है नहीं, और ये 14.0031 है और यह 007 है, ठीक है। अब आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो देखिए यहां पर अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हैं टॉपिक, तो देखिए पहले वाले ऑप्शन को क्या लिखा हुआ है 14.007 और एक ऑप्शन आपका है 14.0031। यही दोनों पर कंपटीशन है क्योंकि ये दोनों तो कंपटीशन से बाहर हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े हैं, अगर हम इस नंबर को यहां से हटाना चाहें तो ये ऐसे नहीं हटेगा, एक ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बोलिए तो 14.01। जबकि ये 3 को अगर आप हटाना चाहें तो ऐसे ही हट जाएगा, तो ये लगभग 14 ही हुआ। तो बोलिए 14.01 का मतलब क्या, 14.007 या कि 14.003? तो 14.007 ज्यादा करीब ना हुआ। तो सोचिए कितना ऑप्शंस आपका नजदीक है। तो इसके हिसाब से 14.007 सही ऑप्शन बना आपका, ठीक है। ऐसे एग्जाम में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं और आप देख भी होंगे ये क्वेश्चन कहीं किसी एग्जाम का नहीं है, मगर फिर भी अब आया है तो आपको लिखना तो पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इतना ही। तो मैं नीचे वाला इसको मिटा देता हूं ताकि आपको ये लगे कि 14.01 कैलकुलेशन करिएगा तो आपका 14.01U आएगा। इसको आप कैलकुलेट करें। अच्छा, U और AMU सेम ही होता है, आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, बहुत आसान ये भी। यहां पे भी वही चीज है, ये वाला डेटा आसान है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहां भी ABMN, तो A हो गया पहला वाला का एटॉमिक मास कितना है 12,
b हो गया क्या 14, पहला वाला m कितना हो गया 70 और n कितना हो गया 30, बस a कितना 12, b कितना 14, m कितना, m परसेंटेज होता है 70 और n कितना 30, बस हो गया है ना। अब निकाल लीजिए एवरेज, एवरेज क्या होगा a इंटू एम प्लस बी इंटू एम, डायरेक्ट गुना कर दें 12 इंटू 70 प्लस 14 इंटू 30 बाई नीचे कितना हो जाएगा 100, है ना। तो ये आपको कैलकुलेट करके आएगा लगभग 12.6 आता है शायद ये, है ना। हाँ, इसको भी मैंने कैलकुलेट किया था, ये आता है 12.6। अब इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है 12.6 वाला, ऑप्शन में ही कुछ त्रुटि है ना। लेकिन अगर आपको जाना ही हो तो आप 14.5, 14.4, 14 तो नहीं लिखेंगे, 12 ही लिखेंगे। हालांकि ये 12.6 होना चाहिए, है ना। ऑप्शन में थोड़ा सा त्रुटि है, 12.6 इस हिसाब से अगर आया तो 12 ही लिखना है आपको, लेकिन आंसर है 12.6 एक्यूरेट आंसर, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि एवरेज भी निकालने आ गया होगा। कितना आसान है एवरेज निकालना। अब लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, बस आपके 4 क्वेश्चंस, उसके बाद आपका वीडियो खत्म, है ना। डैश इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी अणु में पाए जाने वाले परमाणुओं के जोड़ को क्या कहते हैं। किसी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम्स के मास के जोड़ को क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूलर मास। इसी को तो मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, मॉलिक्यूलर मास हो गया। What is the formula mass of NaCl? अब आपके सामने प्रॉब्लम आ गया, सर ये तो नहीं सुने हैं, ये फॉर्मूला मास क्या होता है। मैंने आपको क्लास में बताया था फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास हम लोग यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। किस कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड आयनिक है जैसे कि NaCl, है ना, तो इसका जो मास निकालते हैं, इसका जो आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं फॉर्मूला मास कहा जाता है। क्यों, क्योंकि NaCl कोई मॉलिक्यूल के रूप में नहीं पाया जाता है, NaCl आयन के रूप में पाया जाता है। अगर आप NaCl का क्रिस्टल देखेंगे तो उसमें Na प्लस और Cl माइनस आयंस होते हैं। देखिए मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे देखिए अगर आपके पास एक तरफ है CH4, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें एटम्स पाए जा रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करके CH4 बनते हैं। जबकि NaCl एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें पाए जाने वाले जो चीज है वो एटम नहीं है, एटम से नहीं बना है, ये आयन से बना है ना, आयंस के जुड़ने से बना है, जबकि ये एटम के जुड़ने से बना है। तो इस तरह के कंपाउंड का जब आप मास निकालते हैं तो इसे मॉलिक्यूलर मास नहीं फॉर्मूला मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मूला मास। अब बोलेंगे सर ये तो आप लोगों ने, आपने नहीं सिखाया। तो एक बात मैं बता देता हूं, जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे वैसे ही निकालिए, कोई चेंजेस नहीं करना है, बस नाम बदलेगा, काम नहीं। तो आपको आता तो है निकालने के लिए, क्या आता है बोलिए, आपको निकालने नहीं आता है क्या। NaCl का मास बिल्कुल आता है ना। सोडियम का मास कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, जोड़ दीजिए 58.5 U। बस इसका नाम केवल बदलेगा फॉर्मूला मास, लेकिन काम वही है 58.5 U, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बता दिया कि एग्जाम में कहीं फॉर्मूला मास देख के आप ये घबरा ना जाइए कि सर ये तो पढ़ाए ही नहीं थे आप। अरे भाई वही काम करना है जो आप मॉलिक्यूलर मास में कर रहे थे, मगर नाम क्या देंगे इसका, मॉलिक्यूलर मास नहीं, आयनिक मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, है ना, फॉर्मूला मास, ठीक। चलिए, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ AMU। एब्रिविएशन का मतलब समझ लीजिए संकेत ही होता है। तो AMU जो है इसका फुल फॉर्म पूछा है आपसे, बताइए क्या होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मैटर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिफाइड, एटॉमिक मास यूनिफाइड, एट मास यूनिटी। क्या होता है बोलिए, एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। Nowadays AMU is replaced by, NCERT का लाइन है। AMU को अब किससे रिप्लेस किया गया है। AMU की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, U लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, kg लिखते हैं कि AM लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोलिए, U लिखते हैं, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चंस था। तो देखिए 20 क्वेश्चंस आपके इस DPP 2 के सारे कवर हो गए, है ना। DPP 1 के मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे और DPP 2 के आपके 20 क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर में 3 लेक्चर आपने देखा और 35 MCQs आपके सॉल्व हो गए। पूरे चैप्टर में आपको 100 MCQ मैं कराऊंगा, पूरे चैप्टर में आपको 100 MCQ कराने के बाद आप बैठ जाइए एग्जामिनेशन में, कभी गारंटीड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और एज मच एज पॉसिबल लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।